नमस्कार दोस्तों, सोशियोलॉजी के क्रैश कोर्स चैनल में आपका स्वागत है। और इस समय हम असिस्टेंट प्रोफेसर का क्रैश कोर्स पढ़ रहे हैं, जिसमें इंटरव्यू सामने हमारे है और इंटरव्यू के बारे में हम देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स एक चीज़ है कि कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि आपने सब्जेक्ट के बारे में भी नहीं बताया, बस यही सब चीज़ें बता रही हैं। तो फ्रेंड्स सब्जेक्ट के बारे में मेरे चैनल पर पूरा चैनल भरा पड़ा है। ठीक है, जैसे मैंने उसमें समझाया है सेम चीज़ें आपको समझानी है, चाहे वो धर्म संप्रदाय की बात हो, चाहे वो शिक्षा की बात हो, चाहे वो किसी भी टॉपिक की बात हो। असिस्टेंट प्रोफेसर का पूरा कोर्स है। केवल जो थिंकर्स की वीडियो है वो कुछ बच्चों की डिमांड पे मैंने उसको नहीं ओपन किया था। जिन बच्चों ने इस कोर्स को लिया था, इंटरव्यू के बाद वो भी आपको ओपन हो जाएगा। फिर आप लोग पूरा सोशियोलॉजी जो है मेरे चैनल पे आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा। ठीक है, बिना किसी प्रॉब्लम के आप तैयारी कर सकते हैं आगे की। तो उन सब चीज़ों की तैयारी आपको वैसे ही करनी है। मैंने आपको जैसे ही उसमें समझाया है, आपको सेम चीज़ें वैसे ही आपको समझाना है। वहाँ पे उदाहरण भी आप दे के समझा दीजिए। ठीक है, सेम चीज़ें फिर से शुरू होंगी तो पूरा कोर्स बहुत बड़ा है, एक एक चीज़ नहीं समझाई जा सकती है। उसके अलावा जिन चीज़ों से सिलेक्शन रुकता है वो सब चीज़ें मैं आपको बता दे रही हूँ। और जो कोर्स की बात है, तो कोर्स आपको पूरा मेरा चैनल पे मिल जाएगा, मिला हुआ है, सॉरी। ठीक है, तो हम टीचिंग स्किल को लेकर देखते हैं। बच्चे परेशान हैं कि टीचिंग कैसे करें। देखिए, अगर कहीं पे भी आपने पढ़ाया होगा और आपने अगर इंटरव्यू का जो टीचिंग का जो मिलता है आपको, वेटेज जो मिलता है एक्सपीरियंस का, वो लेना है तो आपको टीचिंग तो वहाँ पे करनी ही पड़ेगी। ठीक है, बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिनसे वो पूछते ही नहीं कि आपने टीचिंग की है कि नहीं की है, वो सीधा पढ़ाने के लिए खड़ा कर देते हैं। ये भी आपके साथ हो सकता है। आप ये नहीं बोल सकते कि हमने टीचिंग नहीं की, क्योंकि यहाँ से जाने के बाद आपको टीचिंग करनी ही है। ठीक है, और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में जो इंटरव्यू होते हैं वहाँ पे तो मैक्सिमम होता है कि बच्चों से पढ़वाया ही जाता है, मैक्सिमम। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप याद रखिएगा। और टीचिंग स्किल के बारे में देख लेते हैं कौन कौन सी चीज़ें। देखिए, सबसे पहली चीज़ कि 2 से 3 टॉपिक आप स्वयं अपना तैयार करके जाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने 2-3 टॉपिक नहीं तैयार किया है, वो किसी और टॉपिक को दे दे। वो अक्सर होता है कि वो स्वयं आपको खड़ा कर देंगे कि किसी भी टॉपिक पे पढ़ाइए। ठीक है, तो कोई भी एक टॉपिक ले लीजिए, इंटरेस्टिंग टॉपिक चूज़ कीजिएगा जिसमें आप अच्छे अच्छे उदाहरण दे सके, लोगों के बारे में बता सके और चीज़ों को सराउंडिंग से जोड़ के। जैसे बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर बहुत है। ठीक है, कोई एक टीचर ऐसा होता है जो बहुत फेमस होता है, जिसका बहुत नाम होता है। ठीक है, तो उसको, क्योंकि उसके समझाने का तरीका बहुत अच्छा होता है, वैसे ही टीचर आपको बनना है। अपने सराउंडिंग से जोड़ के चीज़ों को बच्चों को समझाना है। ठीक है, तो सबसे पहला, अगर वहाँ पे ब्लैक बोर्ड होता है, ब्लैक बोर्ड पे आपको लिखना भी होगा, उसके सामने खड़ा करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ तो वहाँ पे लिख के ही शुरू करना है। टॉपिक तो लिखना ही होगा, तो जो भी लिखें आप बोलते हुए लिखें। ठीक है, बोर्ड पे जो भी आप लिख रहे हैं बोलते हुए लिखेंगे। और आपके पैरों पे जो एंगल बनेगा वो 45 डिग्री का बनना चाहिए। ठीक है, मतलब पैर ऐसे होने चाहिए जैसे पहले बीएड वगैरह के जो वो होते थे, ट्रेनिंग जो होती थी बीएड के। ठीक है, तो उसमें ट्रेनिंग में क्या होता था कि लोगों को 45 डिग्री का एंगल करके ही पढ़ाना होता था, ताकि वो आगे भी देख सके और पीछे भी देख सके, मतलब ब्लैक बोर्ड पे भी लिख सके। ठीक है, तो वो सेम चीज़ आपको फॉलो करनी है, वो नियम है। बाएं हाथ में आपको डस्टर रखना है, दाएं हाथ से लिखना है, और लिखने के बाद कुछ गलती होती है तो उसको बाएं हाथ से डस्टर से मिटा देना है। और जो भी पढ़ाएं, देखिए, जब लिखना होगा तभी आपको 45 डिग्री का एंगल बनाना है, और जब नहीं लिखना होगा तो आप सामने खड़े होकर लेक्चर दीजिए। ठीक है, तब उसमें एंगल की ज़रूरत नहीं होगी। जो भी पढ़ाएं उसको सराउंडिंग से जोड़कर समझाएं। ठीक है, जो भी आप पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं सबसे वस्तुनिष्ठ चीज़ें बच्चे जाते हैं, बोल के चले जाते हैं और नंबर बहुत कम मिल जाता है। ठीक है, तो जो भी पढ़ाएंगे आप उसको क्या करेंगे, सराउंडिंग से जोड़कर आपस की चीज़ों को जोड़ के उसको समझाएंगे। जैसे मान लीजिए आपने अग्रमंच भूमिका, पार्श्व मंच भूमिका के बारे में बच्चों को बताना शुरू किया, तो आप बच्चों को बताइए कि जैसे ही हमारे घर में कोई आता है, आपस में बातचीत होती है या फिर किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में बातचीत होती है, तो उसको अलग ढंग से हम बात करते हैं। लेकिन जैसे ही वो व्यक्ति सामने आता है, दरवाज़ा खोलता है, तो हम उसको बोलते हैं, अहो भाग्य हमारे, आप आ गए। बहुत, मतलब उसके सामने बहुत ज़्यादा औपचारिकता हम प्रकट करते हैं। ठीक है, और जैसे ही वो जब हमारे सामने नहीं होता है तो हम क्या बोलते हैं, इसको भी अभी मरना था, है ना। इस तरह से चीज़ें हम नहीं बोलते, सॉरी, बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं कि अरे ये कहाँ से आ गया। लेकिन जैसे ही हमारे सामने हुआ तो औपचारिकता, यानी पार्श्वमंच भूमिका अलग हो गई और अग्रमंच भूमिका अलग हो गई। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम बोलते हैं।
सराउंडिंग से जोड़कर, मैंने तो एक छोटा सा उदाहरण दिया, लेकिन सराउंडिंग से चीज़ें जोड़कर अगर आप समझाएंगे, जैसे आपने श्रीनिवास की कोई अवधारणा समझाई, प्रभु जाति की अवधारणा समझाई, तो आप बताएंगे कि जैसे आप गांव में रहते हैं बच्चों, तो वहाँ पे आपके गांव में कोई एक विशेष जाति का प्रभुत्व होता है, ठीक है, इस गाँव में इस जाति का ज़्यादा बाहुल्य है, अगले गाँव में जाएंगे वहाँ पर दूसरी जाति का बाहुल्य होता है, तो वो प्रभु जाति के आधार पर, और उसके बाद आप बताइए कि 4 कौन कौन से फैक्टर्स है जिसके आधार पर प्रभु जाति का निर्धारण होता है। तो जो भी चीज़ें कोशिश कीजिए कि बच्चों के सराउंडिंग से जुड़कर, किसी तीसरे व्यक्ति का या फिर बाहर से उदाहरण मत लीजिए। उदाहरण उन लोगों को बच्चा समझ के आप पढ़ा रहे हैं, तो उन्हीं लोगों के जीवन से उदाहरण लीजिए, ठीक है। आपका जो अप्रोच होना चाहिए वो लर्नर सेंटर्ड होना चाहिए, यानी बच्चों के हित में होना चाहिए। किसी भी आधार पर आप स्वयं भी तकलीफ झेल लें, लेकिन बच्चों को कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए। इंटरव्यू में भी अगर ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको बच्चों के बारे में अगर ऐसा कुछ पूछा जाता है कि बच्चा बहुत ज़्यादा बदमाशी कर रहा है, कुछ ऐसा कर रहा है, आपको परेशान कर रहा है, तो आपको ऐसा करना है कि बच्चों को पनिशमेंट नहीं देनी है। स्वयं भी तकलीफ में रहेंगे, लेकिन बच्चों को नहीं परेशान करना है। जैसे पनिशमेंट नहीं देनी है, एट लास्ट बिल्कुल अंतिम स्टेज तक आपको बच्चों को समझाना है, उनके हित में कार्य करना है, उनको प्यार से ही डील करना है, ठीक है। क्योंकि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, जो हम पढ़ने जा रहे हैं, वहाँ पे टीचर्स का पक्ष नहीं लिया जाता, ठीक है, बच्चों का पक्ष लिया जाता है। जैसे मान लीजिए अभी आपको जब जॉब मिलेगी, तो जब आपको छुट्टी चाहिए होगा, लंबी छुट्टी चाहिए होगा, तो उसमें देखा जाएगा कि बच्चों का नुकसान तो नहीं हो रहा है। अगर बच्चों का नुकसान हो रहा है, उस समय जो एजुकेशन है वो बिल्कुल पीक पे है, तो आपको छुट्टी नहीं दी जा सकती। मतलब किसी भी आधार पर बच्चों को ही मेन माना गया है, टीचर्स को मेन नहीं माना गया है। इसीलिए जो आपका अप्रोच होना चाहिए वो लर्नर सेंटर होना चाहिए। इससे रिलेटेड जब भी कोई प्रश्न, मैंने आपको SRT के बारे में बताया था, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट के बारे में, तो अगर ऐसा भी कुछ पूछा जाता है बच्चों को लेकर, तो आप लास्ट तक केवल बच्चों के ही हित में बात करेंगे, अपने हित में बात नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास पैसे नहीं है, कोई बच्चा रो रहा है, परेशान है, उसको ये चीज़ चाहिए, किताबें चाहिए, तो आप अपना नुकसान करके बच्चों को देंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होना चाहिए कि जो आपका अप्रोच है वो लर्नर सेंटर होना चाहिए, बच्चों के हित में होना चाहिए। और देखिए अगला जो प्रश्न बनता है वो हॉबी और इंटरेस्ट से रिलेटेड बनता है। तो फ्रेंड्स, हॉबी और इंटरेस्ट दोनों में अंतर क्या है? हॉबी का मतलब होता है कि जिस फील्ड में आपने कुछ काम किया हो वो हॉबी हो गई, और जिस फील्ड में आपको केवल रुचि है, आपको अच्छा लगता है, वो इंटरेस्ट हो गया, ठीक है। जैसे हॉबी में क्या है, अगर आपको पेंटिंग पसंद है तो आपको पेंटिंग आना चाहिए। वहाँ पे पूछा जा सकता है कि इस कलर के साथ इसको मैच करेंगे तो क्या बन जाएगा, ठीक है। अगर आपने हॉबी बता दी तो उनका मूड है, पूछ भी सकते, नहीं भी पूछ सकते, ठीक है। तो हॉबी अगर आपकी पेंटिंग है तो आपको पेंटिंग आना चाहिए, सिंगिंग है तो सिंगिंग तो आपको आना चाहिए। अगर टीचिंग ने आपने अपनी हॉबी टीचिंग बताई तो ये बहुत ही बेस्ट है। अगर आपको टीचिंग अच्छी आती है तो आप ज़रूर बताइए। लेकिन अगर आपने अपनी हॉबी टीचिंग बताई और आपको नहीं आ रही है टीचिंग अच्छे से, तो ये समझ लीजिए आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा बुरा है। तो अपना जो हॉबी है वो सोच समझ कर बताएं, जिस फील्ड में आपने काम किया हो। जैसे कुकिंग, लड़कियां जो होती हैं वो कुकिंग करती हैं, तो कुकिंग में बताएं कि सर मुझे कुकिंग बहुत अच्छा लगता है, लेकिन साथ ही साथ ये भी बता दीजिए कि सर मुझे कुकिंग अच्छा लगता है, लेकिन सर पढ़ाई की वजह से समय नहीं मिल पाता, कुकिंग मुझे लेकिन पसंद बहुत है। अगर आप ऐसा बता देंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप बताएंगे कुकिंग मेरी हॉबी है, तो कुकिंग में भी कुछ चीज़ें पूछ सकते हैं कि अगर नमक तेज़ हो गया, दाल बनाया आपने और इसमें नमक तेज़ हो गया तो आप क्या करेंगी। तो ये सारी स्किल आपको आनी चाहिए। अगर आपने कुकिंग बताया है तो कुकिंग से रिलेटेड प्रश्न बन सकते हैं। जो भी अपनी हॉबी बताइए, चाहे जो भी, अगर आपने सिंगिंग बताया है तो आपसे गाना गाने के लिए भी बोल सकते हैं, ठीक है। हाँ, एक चीज़ है, अगर आपने डांस बताया है तो वहाँ पे डांस नहीं कराया जाएगा, और वहाँ पे आपको छूट मिल जाएगी थोड़ी। तो अपनी हॉबी में डांस को रखिए, और पेंटिंग अगर आपको आती है तो पेंटिंग रख लीजिए, ठीक है। सिलाई वगैरह भी आप रख सकती हैं कि हमको सर, ठीक है। तो ये वैसे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। कुछ और भी चीज़ें आप देख लीजिए कि हॉबी में आपको क्या क्या पसंद है, क्या चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं। लेकिन इतना याद रखिएगा, जो भी हॉबी आप बताएंगे वो आपके लिए अच्छा होना चाहिए, मतलब आपको वो चीज़ आनी चाहिए, ठीक है। इंटरेस्ट में देखिए, हॉबी में आपको कुछ ना कुछ आना चाहिए, काम करना चाहिए उसमें, लेकिन इंटरेस्ट में केवल रुचि है आपकी, लेकिन आपने किया नहीं। जैसे घूमना फिरना मेरी रुचि है, लेकिन
वो पूछेंगे कहाँ कहाँ घूमे हो, तो बोल दीजिए सर घूमे तो नहीं, लेकिन मुझे अच्छा लगता है, इंटरेस्ट है मेरा, क्योंकि संसाधन नहीं है, पैसे नहीं है इतने, और खर्च पढ़ाई में भी काफ़ी लग जाता है, तो इतना सर हो नहीं पाता कि घूम पाए। ठीक है, एक दो जगह अगर कहीं घूमे हो तो बता दीजिए, और नहीं घूमे हो तो बता दीजिए सर अपने गांव में घूम के थोड़ा संतुष्ट हो जाते हैं हरियाली में, लेकिन मुझे अच्छा लगता है सर घूमना फिरना। ठीक है, ऐसे बोल दीजिए। तो ये इंटरेस्ट हो गया आपका, हॉबी और इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मतलब आपकी रुचि है, केवल रीडिंग भी आपकी रुचि हो सकती है। ठीक है, राइटिंग भी हो सकती है कि सर कभी कभी हम लिखते हैं, मुझे अच्छा लगता है, डायरी लिखते हैं, इस तरह से कुछ चीज़ें बता दीजिए। ठीक है, तो हॉबी और इंटरेस्ट हो गया। और एक चीज़ और फ्रेंड्स, काफ़ी बच्चे मुझे मैसेज कर रहे थे वस्तुनिष्ठ और व्यक्तिनिष्ठ आंसर के बारे में। तो फ्रेंड्स, वस्तुनिष्ठ आंसर जो होता है वो किताबी भाषा होती है। ठीक है, जो किताबों में लिखा गया है किसी चीज़ के बारे में, हूबहू आपने वही चीज़ बता दी तो वो वस्तुनिष्ठ हो गया। और जो चीज़ें किताब में नहीं लिखी है, मतलब किताब में जो लिखा गया है उसको आपने अपनी भाषा में समझकर अपनी भाषा में जब बताया, समझाया उनको, तो वो हो गया व्यक्तिनिष्ठ आंसर। तो जब व्यक्तिनिष्ठ ढंग से आंसर देंगे तो आपके मार्क्स बहुत अच्छे होंगे। 22, 25 और 27 नंबर उन्हीं बच्चों को मिलता है जो व्यक्तिनिष्ठ आंसर देते हैं। वस्तुनिष्ठ वाले 12 से 15, 16 तक वो रह जाते हैं, वो भले ही 10 में से 10 आंसर देकर आए। ठीक है, तो जो बच्चे रट्टा मारे रहते हैं वो अक्सर वस्तुनिष्ठ आंसर ही दे पाते हैं, व्यक्तिनिष्ठ आंसर वो नहीं निकाल पाते, और यही कारण है कि इंटरव्यू में उनके मार्क्स बहुत कम हो जाते हैं। आप कितना भी रट्टा मार के एग्ज़ाम दे लीजिए, आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर आपने उस चीज़ को समझा नहीं है और आप उसको समझा नहीं पा रहे हैं तो वो बेकार है। तो वो एक क्राइटेरिया बना के रखते हैं कि बच्चे ने जो आंसर दिया है वो किस ढंग का दिया है। ठीक है, एक जो क्वेश्चन बनता है, एक जो पूरा का पूरा एक सेट है असिस्टेंट प्रोफेसर के जॉब से जुड़े हुए प्रश्न। ये सारे प्रश्न फ्रेंड्स आपको तैयार करने होंगे। अगर ये प्रश्न आ गए तो आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आपने इसको बहुत ही अच्छे से तैयार कर लिया तो आपको क्वेश्चन का लाभ हो जाएगा। ठीक है, एक चीज़ और फ्रेंड्स मैं बताना चाहूँगी कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बता रहे हैं कि हम वस्तुनिष्ठ और व्यक्तिनिष्ठ आंसर को कैसे तैयार करें। तो फ्रेंड्स, मैं उसके लिए आपने पढ़ाया नहीं है, आप सोशियोलॉजी का कोर्स नहीं पढ़ा रही हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर का जो कोर्स पढ़ाया था, मैंने इतने थिंकर्स पढ़ा दिए सारे के सारे। उसमें एक एक जो वीडियो है वो एक एक घंटे का, कोई 36 मिनट का, कोई 40 मिनट का, कोई 50 मिनट का। तो पूरा का पूरा मैंने बहुत ही डिटेल में चीज़ों को समझाया हुआ है। ठीक है, और उसके बाद फिर उन सारे वीडियोस को मैं फिर से बनाऊंगी तो कैसे हो पाएगा। तो ये सारी चीज़ें मैं बताने के बाद आपको क्वेश्चंस दूंगी। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन अगर आपका रेडी रहेगा तो फिर। और इसके अलावा जो मैंने थिंकर्स के वीडियो ओपन नहीं किए थे, आप सभी जानते हैं, इसका कुछ कारण था, मैंने आपको बताया भी था। और इसके अलावा फ्रेंड्स, कुछ बच्चे हैं जो बार बार पूछ रहे हैं कि कोई प्रयागराज में अच्छी कोचिंग हो तो बताइए, हमको इंटरव्यू के लिए कोचिंग ज्वाइन करनी है। तो फ्रेंड्स, मुझे कोचिंग का नाम तो बहुत पता है। ठीक है, प्रयागराज की बात कर रही हूँ, वहाँ पे मुझे बहुत लोगों का नाम पता है, उनसे कांटेक्ट अक्सर होता रहता है, बातचीत होती रहती है। लेकिन फ्रेंड्स, अच्छा कौन सा है, मैं उनकी कोचिंग में गई तो नहीं हूँ, मुझे कैसे पता होगा कौन सा अच्छा है। ठीक है, तो इसलिए मैं किसी को प्रीफर नहीं करती हूँ कि आप किस कोचिंग में जाइए या फिर मत जाइए। मैं जितना आपको बता रही हूँ इससे अच्छा तो मुझे नहीं लग रहा है कि वो कोचिंग में, किसी भी कोचिंग में आपको बताया जाएगा। ये सब चीज़ें आप सुन लीजिए, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। और इसके अलावा आप जो मेरे वीडियोस हैं उन वीडियो में जैसे समझाया गया है हूबहू वही चीज़ वैसे ही आपको वहाँ पे समझानी है। उससे क्या होगा कि आपका जो क्वेश्चन आंसर बहुत अच्छा हो जाएगा। पूरा विश्वकोश पढ़ लीजिए, राम आहूजा की सामाजिक समस्याएं पढ़ लीजिए, रोज़ जो घटनाएं घटित होती हैं, ठीक है, जो अभी 6 महीने के अंदर जो लेटेस्ट मुद्दे हैं वो सब देख लीजिए। महिलाओं से जुड़े हुए मुद्दे हैं, बच्चों से जुड़े हुए मुद्दे हैं, जो भी कमज़ोर वर्ग से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, सब कुछ आप अच्छे से रेडी कर लीजिए। आप स्वयं ही फ्रेंड्स अपनी स्वयं की तैयारी, यानी आप स्वयं अपने दिमाग से सोच लीजिए कि जो लोग वो इंटरव्यू का कोर्स करते हैं, जाते हैं, कितने पैसे खर्च करते हैं, बाद में बहुत पछतावा होता है उनको। ठीक है, कुछ नहीं बताया जाता वहाँ पे। एक बार आप पैसे दे दिए, उसके बाद फिर बस वो एक होता है कि जल्दी से बस ख़त्म करना है उसको। ठीक है, और बाद में अपने ही मुंह से अपनी पढ़ाई हुई चीज़ों की तारीफ़ करेंगे, फालतू का कुछ बच्चे बताते हैं। ठीक है, तो इसलिए मुझे जानकारी है इसके बारे में। तो आपको वहाँ पे कुछ ऐसा नहीं मिलेगा जो मैं नहीं बता रही हूँ। जो मैं बता रही हूँ बहुत एक्सपीरियंस लोगों से मैंने चर्चा की है, और इसके अलावा मैं स्वयं अपना जो एक्सपीरियंस है वो मैं बता रही हूँ। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये सब चीज़ें तैयार कर लीजिए। इसके अलावा जो मैंने यूट्यूब पे वीडियोज़ डाले हैं, जो मैंने जैसे समझाया है वो सब वैसे ही आपको
लिखना पढ़ना सॉरी वैसे ही आपको इंटरव्यू में बताना है, ठीक है। तो इससे आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। और एक चीज़ और फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा इंटरव्यू दीजिए। कोई आपका 2-3 लोगों का सर्कल बना लीजिए, वो आपका इंटरव्यू ले, वो आपका इंटरव्यू ले, ऐसे ऐसे कर करके। या फिर माता पिता बैठे हैं, उनको आप क्वेश्चन लिख के दे दीजिए, या फिर उनसे कहिए कि कुछ भी ऐसा पूछें घुमा फिरा के। आपको बोलने की शैली होगी, कैसे अंदर घुसना है फाइल लेकर, कैसे आपको मतलब हर चीज़, कुर्सी रखी रहे फिर कैसे आकर मैनर वगैरह, ये सब चीज़ें बार बार कीजिए। इसे करने से आपको बहुत फ़ायदा होगा। फिर देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर से जुड़े हुए कुछ प्रश्न हैं, पहले उसको हम देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि हम आपको क्यों सेलेक्ट करें, ठीक है। यानी उनके कहने का मतलब है कि इतने लोग इंटरव्यू दे रहे हैं, लंबी लाइन लगी हुई है, हम आप ही को क्यों सेलेक्ट करें, क्या ऐसी खास बात है आप में। उनके कहने का मतलब ये निकल रहा है, ठीक है। ये सब बातें वो बोल भी सकते हैं, नहीं भी, वो सीधा बोलेंगे हम आपको क्यों सेलेक्ट करें। तो आप बताइए कि सर, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए जो योग्यताएं बनाई गई हैं, जो प्रीफर की गई हैं, वो सारी योग्यताएं मुझ में हैं। जैसे मुझ में ऑब्जेक्टिविटी है, हार्ड वर्किंग हूँ, और इसके अलावा मैं अपना काम धैर्य और लगन से करती हूँ। और सर, मैं ईमानदार हूँ, सत्य बोलती हूँ, जैसा कि मैंने अपना स्वयं का मूल्यांकन किया है। तो सर, मुझे लगता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर मुझे बनना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आप आंसर दे लीजिए। फिर वो पूछेंगे, अच्छा क्या ईमानदारी दिखाई आपने, या फिर क्या सत्य बोला आपने, ऐसा भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो बताइए कि सर, मेरे जीवन में बहुत सी भूमिकाएं हैं, जैसे एक एक माँ हूँ मैं, एक पत्नी हूँ, एक बहन हूँ, एक स्टूडेंट हूँ। सभी की भूमिकाओं को मैं बहुत ही अच्छी तरह से निभाती हूँ, जिसके परिणाम स्वरूप मैं आज आपके सामने उपस्थित होने का सौभाग्य प्राप्त की हूँ। और इसी तरह से अगर किसी मेल को ये आंसर देना है तो बताइए कि सर, मैं एक बेटा हूँ, एक पति हूँ, या फिर एक भाई हूँ, शादी नहीं हुई तो एक भाई हूँ, एक स्टूडेंट हूँ। इन सारी भूमिकाओं को मैं बहुत ही अच्छी तरह से निभाता हूँ। और यही इसका यही परिणाम है कि मैं आज आपके सामने उपस्थित होने का सौभाग्य प्राप्त किया हूँ। आगे भी मैं अपना कार्य ईमानदारी से करता रहूँगा, ठीक है। इस तरह से बताइए, बहुत ही सिंपल सा जवाब है, बहुत लंबा जवाब मत बनाइएगा, बहुत छोटा भी नहीं। और कोई भी ऐसा प्रश्न का आंसर आपको नहीं देना है कि लगे कि बहुत बढ़ा चढ़ा कर बोल रहा है, या फिर अपने आप को महान साबित करने में लगा हुआ है, ठीक है। फिर अगला है, आप प्रोफेसर ही क्यों बनना चाहते हैं, ठीक है। तो इसका जवाब क्या है, जो मैंने अपने लिए बनाया था, सर, मैं समाज में शिक्षा में अपना योगदान देना चाहती हूँ। वित्तीय पक्ष भी मेरा कम से कम इतना मजबूत हो कि अपनी आजीविका के लिए मुझे चिंता न करनी पड़े। इन सभी और इस जॉब में सर ऐसी आजीविका भी है, और जिस सम्मान के लिए मेरी बहुत इच्छा है कि मैं सम्मान प्राप्त करूं, इसमें सर में ऐसा सम्मान भी है। और यही कारण है कि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहती हूँ, ठीक है। इसको फिर से मैं बता देती हूँ, या फिर कोई अगर मेरे को ये जवाब देना होगा तो वो बोलेगा, सर, मैं शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान देना चाहता हूँ। और इसके अलावा सर, मैं चाहता हूँ कि मेरा वित्तीय पक्ष भी कम से कम इतना मजबूत हो कि मुझे अपनी आजीविका के लिए और अपने परिवार के भरण पोषण के लिए चिंता ना करनी पड़े। और इस जॉब में ऐसी आजीविका भी है। और इसके अलावा सर, हर व्यक्ति को जीने के लिए सम्मान की बहुत इच्छा होती है, और इसमें सर इच्छा भी है। तो इसमें सर सॉरी सम्मान भी है ऐसा। इसलिए सर, मुझे बहुत ही प्रेरणा मिलती है कि मैं इस जॉब को प्राप्त करूं, ठीक है। ऐसे बता दीजिए अच्छे से। तो ये भी हो गया, आप असिस्टेंट प्रोफेसर ही क्यों बनना चाहते हैं। और एक प्रश्न ये है कि अब तक क्या कर रहे थे आप, ठीक है। अब तक क्या कर रही थी, तो बता दीजिए कि सर, अब तक मैं तैयारी कर रही थी, ठीक है। अगर आपकी एज ज़्यादा हो गई, 40 से ऊपर है, तो पूछेंगे कि अब तक तैयारी कर रहे थे आप, तो आपकी इतनी एज हो गई है, फैमिली को कैसे देखते हैं आप, अपने और जिम्मेदारी नहीं निभाई, इसका मतलब इससे भी पूछा जा सकता है। तो बताइए कि नहीं सर, अगर कोई जॉब वॉब करते हैं तो ठीक है, नहीं भी जॉब करते हैं तो थोड़ा बहुत बता दीजिए कि सर, पिताजी का बिजनेस में हेल्प करते हैं, या फिर वहाँ पर कौन पता करने जा रहा है, ठीक है। तो ये अपने आप को एकदम मत बेरोजगार बताइए कि हाँ भाई, मैं तो निकम्मा हूँ, 40 तक बैठ के पिताजी की कमाई खा रहा हूँ। ऐसा आपको वहाँ पे शो नहीं करना है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या बताना है, जैसे मान लीजिए कोई महिला है तो बताएगी कि सर, मैं अब तक पढ़ाई कर रही थी, और परिवार की जिम्मेदारियाँ मुझ पर है, एक बहू एक बेटी होने के नाते मुझे और भी परिवार के कार्य करने पड़ते हैं, इसलिए मैंने कहीं पढ़ाया नहीं, और मैंने बाहर रहकर कोई तैयारी नहीं की, ठीक है। ऐसे बता दीजिए, ठीक है। ये सर, या फिर कोई कोर्स कर रहे थे आप तो बता दीजिए कि सर, अब तक मैं ये पढ़ाई कर रहा था। समाजशास्त्र अन्य विषयों से अलग कैसे है, ये देखिए, ये प्रश्न मुझसे भी पूछा गया था एक बार, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में मैंने हरियाणा में दिया था, ठीक है, कि समाजशास्त्र अन्य विषयों से अलग कैसे है। तो उसमें बताइए कि सर, मैंने शायद इसका आंसर किसी वीडियो में दिया हो,
वैसे बहुत से झंझावातों के कारण मुझे इतना याद नहीं रहता। तो इसमें क्या है कि समाजशास्त्र अन्य विषयों से अलग कैसे है, ये इसका आंसर ये होगा कि सर राजनीति शास्त्र, हिंदी, इंग्लिश, चाहे कोई भी विषय हम पढ़ लें, इतिहास, इतिहास, दर्शन शास्त्र, सभी विषयों की अपनी अपनी महत्ता है। देखिए किसी भी विषय की बुराई नहीं करनी है, ठीक है। बताइए कि सर सभी विषयों की अपने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छी महत्ता है, लेकिन समाजशास्त्र ही एकमात्र ऐसा विषय है जिसे हम जीते हैं, ठीक है। पढ़ते तो है ही, जीते भी हैं। हमारे जीवन में जो रोज की घटनाएं हो रही वही तो समाजशास्त्र की थियरीज बोलते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ें हैं, वहाँ पे आपको ऐसे नहीं बोलना है कि थियरीज बोलते हैं, वहाँ पे बताइए कि सर समाजशास्त्र ही एकमात्र ऐसा विषय है जिसे हम जीते हैं, ठीक। इतना बताइए, इतना बोल के चुप हो जाइए। इतना बोल के आप चुप हो जाएंगे तो ये जो आंसर है वो एक अपने सब्जेक्ट के प्रति बहुत ही गहरे प्रेम को प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। अब एक चीज़ और है कि आपने समाजशास्त्र को ही क्यों चुना। जैसे होता है ना कि बहुत से आपने बीए में 3 सब्जेक्ट लिए तो समाजशास्त्र को ही क्यों चुना। तो उसमें बताइए कि सर समाजशास्त्र में मेरी बहुत पहले से रुचि रही है और शुरू से ही मैं चाहता था कि समाजशास्त्र में ही मैं आगे बढ़ूं, क्योंकि इसे जब पढ़ता हूं तो मुझे एक फीलिंग सी महसूस होती है कि बहुत मज़ा आता है सर पढ़ने में। ऐसे बताइए, ठीक है। और ये बताएंगे तो उनको लगेगा कि हाँ ये एक मजबूरी नहीं है इसकी पढ़ना, ये बहुत ही इंटरेस्ट इसे पढ़ रहा है, तो आगे इसके बढ़ने की संभावना ज़्यादा है। देखिए जो वहाँ पे इंटरव्यू लेने वाले होंगे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी से आएंगे, ठीक है, मैक्सिमम होता है। और मैक्सिमम क्या 99.9% होता है कि वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी से ही आते हैं, किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से। तो वहाँ पे वो गहराई वाले आंसर ढूंढेंगे। तो जब आप गहराई वाले आंसर बताएंगे उनको तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, वरना आप 20 के अंदर रह जाएंगे। 20 के ऊपर जाना फ्रेंड्स ये थोड़ा सा टफ होता है। अगर आपके पास नॉलेज, अगर आपके पास स्किल है तो ही आप 20 के ऊपर जा पाएंगे, ठीक है। अब एक चीज़ और है, समाजशास्त्र के बारे में कोई ऐसी बात बताइए जो अन्य विद्वानों के विद्वान ना बता सके। सॉरी, ये सेम आंसर है इसका, जो ये वाला आंसर है। समाजशास्त्र अन्य विषयों से अलग कैसे है, और समाजशास्त्र के बारे में कोई ऐसी बात बताइए। तो ये भी सेम आंसर है कि सर और जो विषय हैं अपनी अपनी महत्ता है सर, बहुत ही अच्छे, सभी विषय बहुत अच्छे हैं, हमारे जीवन में बहुत काम आते हैं, लेकिन समाजशास्त्र एकमात्र ऐसा विषय है जिसे हम जीते हैं, ठीक है। सेम आंसर है, ये क्वेश्चन अलग अलग हो गया। तो फ्रेंड्स इसमें मैंने जितनी भी चीज़ें थी लगभग बता दी हैं। अगर कुछ छूटा होगा तो उसका 1-2 वीडियो और बनेगा, वरना फिर आपको शॉर्ट्स में बस वीडियोस बनेंगे, उसके क्वेश्चंस आपको मिल जाया करेंगे, ठीक है। तो जब क्वेश्चन मिलेंगे तो उन क्वेश्चंस को आप बात अपने बताने के तरीके के हिसाब से तैयार कर लीजिएगा। और लगभग मैंने कोर्सेज़ पढ़ाई दिए हैं, उन सारे कोर्सेज़ के अनुसार ही आपको आंसर जो है वो देने हैं, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।